आज चाय पर चर्चा की शुरुआत राहत बचाव के ऐसे अभियान से हम करेंगे जो कि इन दिनों म्यांमार में भारत ने भी चलाया हुआ है। 28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत के देवदूत म्यांमार को मदद पहुंचाने के लिए मैदान में जुटे हैं। म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया जा रहा है, जिसके तहत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमें भूकंप प्रभावितों की मदद में जुटी हैं। अब तक नौसेना, जहाजों और एयरफोर्स के मालवाहक विमानों से सैकड़ों टन राहत सामग्री और दवाई पहुंचाई जा चुकी है। ये तस्वीरें पड़ोसी देश म्यांमार की हैं, जहां मदद के लिए भारत से पहुंचे देवदूत पूरी शिद्दत के साथ लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। भारतीय सेना की 118 सदस्यीय टीम म्यांमार के मंडाले में ऑपरेशनल फील्ड अस्पताल में लोगों का इलाज कर रही है। आपदा में प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। दरअसल म्यांमार में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी है, जिसमें म्यांमार की सेना और सरकारी एजेंसियों समेत कई देशों की राहत और बचाव टीमें भी वहां महा रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इसी बीच पड़ोसी होने के नाते भारत ने सबसे पहले भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए न सिर्फ एनडीआरएफ की टीम भेजी, बल्कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को भी इस काम में लगा दिया है। भारत ने जिंदगी बचाने के इस मिशन को ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया है। 28 मार्च को शुरू किए गए इस ऑपरेशन के तहत भारत ने म्यांमार में बचाव कार्य, चिकित्सा सहायता और राहत सामग्री भेजने के लिए कई विमान और भारतीय नौसेना के जहाजों का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने अभी तक कुल 3 खेप म्यांमार भेजी हैं। पहली खेप 29 मार्च को यांगून में पहुंचाई गई, जहां 15 टन आपूर्ति सामान भेजा गया। इसमें टेंट, कंबल, दवाएं और भोजन शामिल थे। इसमें करीब 40 टन राहत सामग्री शामिल थी, जिसे यांगून के मुख्यमंत्री को सौंपा गया। इसके बाद दूसरी खेप 30 मार्च को नेपीता में पहुंचाई गई। इसमें 80 एनडीआरएफ खोज और बचाव विशेषज्ञों को भेजा गया। इसके साथ ही 22 टन राहत सामग्री भी भेजी गई, जिसमें स्वच्छता किट, रसोई सेट और दवाएं शामिल थी। और फिर 31 मार्च को तीसरी खेप में 60 टन से ज्यादा आपूर्ति का सामान भेजा गया, जिसमें सर्जिकल शेल्टर, जल स्वच्छता सेवा और महिला और बाल देखभाल सेवाएं शामिल थीं। इसके साथ ही 118 सदस्यीय भारतीय सेना ने मंडाले में ऑपरेशनल फील्ड अस्पताल स्थापित किया है, जो म्यांमार के लिए भारत के ऑपरेशन ब्रह्मा का हिस्सा है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मंत्र आज विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है और दुनिया इसे हमारे कार्यों में भी देख रही है, महसूस कर रही है। जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध करवाता है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है, भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारतीय सेना के साथ साथ एनडीआरएफ के जवान उहला थीन मठ में बचाव अभियान में जुटे हैं, जहां 170 से ज्यादा भिक्षु फंसे थे। ये टीम अपने साथ मलबे को काटने वाले हाईटेक उपकरणों और डॉग स्क्वाड को साथ लेकर गई है, जिसकी मदद से मलबे में दबे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। भारत के अलावा यूनाइटेड नेशन भी इस राहत बचाव के काम में जुटा हुआ है। इसके अलावा कई और देश भी हैं जो म्यांमार को मदद पहुंचा रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में रिलीफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए $5 मिलियन यानी 43 करोड़ रुपए मदद के तौर पर दिए हैं और रूस के इमरजेंसी मंत्रालय ने 120 बचाव कर्मियों और जरूरी सामान के साथ 2 विमानों को म्यांमार भेजा। वहीं चीन की रेस्क्यू टीम भी म्यांमार पहुंची हुई है। इसके अलावा हांगकांग, सिंगापुर और मलेशिया भी रेस्क्यू टीम भेजने की तैयारी में है। दरअसल म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप की वजह से भारी तबाही हुई और इस तबाही में 1700 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं और करीब 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। सैकड़ों लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए म्यांमार की रेस्क्यू टीम के साथ कई देशों की रेस्क्यू टीम हर संभव कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पर्यटकों के लिए अब कश्मीर और लद्दाख की यात्रा पहले से सुगम हो गई है, क्योंकि कश्मीर को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ने वाला जोजिला पास बीआरओ की टीम ने रिकॉर्ड टाइम में खोल दिया है। और अमूमन सर्दियों के मौसम में बर्फबारी की वजह से महीनों तक बंद रहने वाले जोजिला पास को बीआरओ की टीम ने रिकॉर्ड 33 दिन में दोबारा शुरू कर दिया। ये महज एक सड़क भर नहीं है, बल्कि लद्दाख की जीवन रेखा भी मानी जाती है। देश के सबसे खूबसूरत और एडवेंचर वाले रास्तों में शुमार जोजिला पास एक बार फिर से आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। यानी अब आप बिना किसी रुकावट के लेह लद्दाख की रोमांचक यात्रा पर निकल सकते हैं। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने महज 33 दिनों में जोजिला पास से बर्फ हटाकर रास्ते को पूरी तरह से साफ कर दिया है। अमूमन सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी की वजह से जोजिला पास आवाजाही के लिए लगभग 6 महीने तक बंद रहता था, लेकिन इस बार बीआरओ की टीम ने नया कीर्तिमान रचते हुए बेहद कम समय में इस रास्ते को फिर से शुरू कर दिया है। खुशी का दिन है कि हम यहाँ पर जोजिला पास में 12,000 फुट की ऊंचाई पर खड़े हुए हैं और आज ये सड़क यातायात के लिए खोल दी गई है। बीआरओ के लिए ये एक नया कीर्तिमान है कि 33 दिन के अंदर हम ये सड़क खोल पाए हैं। लद्दाख को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला ये जोजिला पास कई मायनों में बेहद खास है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि लद्दाख की जीवन रेखा है। इसी रास्ते के जरिए लद्दाख में रसद, दवाइयों समेत तमाम जरूरी सामानों को सेना और आम नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। बीआरओ में काम करता हूँ। इस साल बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से रोड को जल्दी खोला गया 33 दिनों में, और ये रोड खुलने से हमारे द्रास लद्दाख में काफ़ी सहूलियत पैदा होती है, जिससे जैसे सब्जी शल को लेके तो यहाँ के जो भी पेशेंट्स थे उनको भी काफ़ी दिक्कत पड़ती थी रोड बंद होने की वजह से। आज हम बहुत खुश हैं। बीआरओ की इस ऐतिहासिक सफलता से लद्दाख के लोगों को तो राहत मिली ही है, साथ ही अब पर्यटन के लिए भी रास्ता साफ हो गया है और अब सैलानी एडवेंचर के इस सफर पर बिना किसी रुकावट के निकल पड़े हैं। खुशी हुई है रोड खुलने से। बहुत परेशान थे लोग, खाने का बहुत मुश्किल था, रहने का मुश्किल था। रोड खुलने से लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा, फील हो रहा है। योगी जोजिला रोड बंद था और ये रोड अभी खुल चुका है और सभी जो पैसेंजर फंसे हुए थे यहाँ से, जो टूरिस्ट गाड़ियाँ और सब्जी गाड़ियाँ सभी यहाँ से चली गई हैं और हमारी भी गाड़ी फंसी हुई थी वो भी जाने में लगी है। और पुलिस का और यहाँ पे बीआरओ ग्रिफ का बहुत सहयोग है, उन्होंने सारा रोड यहाँ से खोल दिया। पिछले कुछ सालों में बीआरओ की टीम ने सीमावर्ती इलाकों में सड़कों को न सिर्फ दुरुस्त किया है, बल्कि दुर्गम इलाकों में विकास को नई रफ्तार भी दी है। मंजीत नेगी के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे। अब आपको राम की नगरी में रामनवमी की भव्य तैयारी दिखाते हैं। माना जा रहा है कि इस पावन अवसर पर अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं, लिहाजा यहां प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधाओं का खास ख्याल रखते हुए कई इंतजाम किए गए हैं। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से सजने संवरने लगी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर दियों से जगमग हो उठा है। सरयू किनारे अवधपुरी में उत्सव और खुशी का माहौल है और अवधवासी अपने आराध्य रामलला के जन्म दिवस की तैयारियों में जुटे हैं।
चूंकि देश के कोने कोने से श्रद्धालु रामनवमी के पावन अवसर पर अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे, ऐसे में यहाँ श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। मसलन श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं के चलने के लिए मैटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को धूप से बचाने के लिए शेड भी लगाए जा रहे हैं। वहीं सरयू तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए जा रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या को अलग अलग जोन में बांटा गया है, जिसकी निगरानी सीसीटीवी से की जा रही है। रामनवमी के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या धाम पहुंचने की उम्मीद है। इस अवसर पर ये चीज़ देखते हुए जितनी व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से और प्रशासन की तरफ से की जानी है, उन सभी पे कार्य चल रहा है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो तो उनके लिए शेड की व्यवस्था, पानी, छाया और चलने के जो स्थान है वहाँ पे भी मीटिंग की व्यवस्था और साथ साथ इसके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं, क्राउड मैनेजमेंट और जो हमारे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे उनके लिए की जा रही है और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और बहुत स्मूथली सभी लोग आएँ और रामनवमी को त्योहार बहुत अच्छे से मनाएं। ये जाहिर है रामनवमी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव है। माना जाता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था और इस दिन को श्रद्धालु प्रभु श्री राम के जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ऐसे में अयोध्या में इस बड़े उत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की ओर से तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। का पर्व पुरातन काल से बहुत श्रद्धा का पर्व रहा है। यहाँ की मान्यताएं सरयू जी में स्नान की रही हैं तो हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ आती है श्रद्धालुओं की। यहाँ पे संभव है जूट की दरियाँ लगवाई जाएंगी और बहुत गर्मी है, स्थानीय जो हमारे गैर सरकारी संगठन हैं वो भी मदद करेंगे। पेयजल की आवश्यक व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी एक्टिवेट किया गया है कि वो इसको बेहतर तरीके से संभालें। जाहिर है रामनवमी का पर्व धर्म, आस्था और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन रामलला के दर्शन पूजन से घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनवमी के दिन श्री राम मंदिर में रामलला के सूर्य तिलक को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, चलिए ये भी जानते हैं। राम सूर्यवंशी अर्थात सूर्यवंश में जन्म लिया है। भुवन भास्कर सूर्य दोपहर को 12 बजे जब राम का जन्म हो चुका है तब रामलला के ललाट पर अपनी किरणों से तिलक लगाएंगे। सूर्य तिलक ये प्रयोग पिछले साल किया गया था। प्रयोग सफल रहा। लगभग 4 मिनट सूर्य की किरणें प्रभु श्री रामलला के ललाट को प्रकाशित करेंगी। दूरदर्शन इसका सीधा प्रसारण संसार भर को देगा। संसार भर में फैले लोग अपने अपने समय के अनुसार भारतीय समय दोपहर 12 बजे इस सूर्य तिलक का कार्य देख सकेंगे, आनंद ले सकेंगे। नवरात्र का पावन दिन है और ऐसे में आप देख रहे हैं, खास करके हम सभी जानते हैं कि ये चैत्र नवरात्र चल रहा है और हम शारदीय नवरात्र भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि चैत्र नवरात्र में भी हम देख रहे हैं उतनी ही भीड़, उतनी ही श्रद्धा, उतनी आस्था के साथ लोग व्रत भी कर रहे हैं, पूजन भी। बिल्कुल, क्योंकि आज चौथा दिन हो गया है लेकिन मंदिरों में जो भीड़ है आप बता नहीं सकते। सुबह से हम लोग स्टूडियो में हैं और देख रहे हैं कि लोग कितनी भारी संख्या में मंदिर पहुंचे, भी वर्किंग डेज में। आप लोग तो सुबह से लाइव कर रहे होंगे। हम सुबह से लाइव कर रहे हैं, सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज माँ स्कंद माता की पूजा का दिन है और 5वां नवरात्र है, तो वो कंफ्यूजन भी हमने गुड न्यूज टुडे पर दूर कर दी है कि इस बार 9 नहीं बल्कि 8 दिन की नवरात्रि है। तो देखिए, नवरात्र में माँ दुर्गा का मंदिर मंदिर जयकारा गूंज रहा है। देवी माँ की साधना आराधना जारी है। इसी बीच आज माँ स्कंद माता की पूजा का दिन है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भक्ति की अद्भुत रौनक है, वो दिखाते हैं आपको।
चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है, लेकिन एक दिन कम होने की वजह से आज मां के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की जो है वो उपासना की जा रही है। और इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के कालका जी मंदिर में और सीधा तस्वीरें हम मंदिर भवन की आपको दिखा रहे हैं कि कितना खूबसूरत नजारा इस वक्त यहाँ का है। भक्तों की भीड़ सुबह से मंदिर प्रांगण में इसी तरीके से जो है वो नजर आ रही है और आप देख सकते हैं कि माँ की उपासना में, माँ की आराधना करने में भक्त कितने तरीके से जो है वो एकदम मग्न नजर आ रहे हैं। चैत्र नवरात्र की अगर हम बात कर रहे हैं, 5वां स्वरूप माँ का जो है वो आज पूजा जा रहा है। साथ ही साथ मान्यता है कि इनकी कृपा से भक्तों को सुख समृद्धि जो है वो प्राप्त होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है। माँ की गोद में अगर हम बात करें उनके स्वरूप की तो भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय जो है वो विराजमान है और इन्हें जो है तभी स्कंद माता का जो नाम है वो दिया गया है। माँ का वाहन सिंह है और कहा जाता है वो शक्ति और साहस का प्रतीक है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ जो है भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं माँ से मांग रहे हैं और यही शक्ति है इस भक्ति की कि माँ हर एक उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। हालांकि अगर हम काल रात्रि की बात करें तो काल रात्रि के दिन माँ जब कात्यायनी देवी की जब पूजा की जाती तो इस मंदिर का नजारा एकदम अद्भुत होता है और उस दिन कहते हैं कि माँ की असीम कृपा जो है वो भक्तों को प्राप्त होती है। लेकिन नवरात्र का समय है, 9 दिन का समय, 9 दिन की अगर हम बात करें तो हर एक स्वरूप जो है वो माँ का अद्भुत है, अलौकिक है और उसी की एक झलक पाने के लिए भक्तों की जो इस तरीके से भीड़ है वो लगातार नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नजारा है इस वक्त और कहा जाता है कि भक्त सच्चे मन से स्कंद माता की उपासना करते हैं, उन्हें सभी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है और साथ ही साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इस समय मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से नजर आ रही है। चारों और माता के जयकारे गूंज रहे। भक्ति और श्रद्धा के इस माहौल में हर कोई स्कंद माता की कृपा पाने के लिए कतार में लगा हुआ है। भक्तों से भी उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्हें लग रहा है, किस तरीके से दर्शन करें आपने। हाँ जी बढ़िया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। एक बार जयकारा। देखिए, नवरात्र में कल माता कात्यायनी की आराधना का दिन है और ऐसे में कैसे मां के इस स्वरूप की पूजा अर्चना की जाए, क्या संकल्प लिया जाए, पूजा का पूरा विधि विधान आइए जानते हैं। मेरे साथ कालका जी मंदिर के महंत जी इस वक्त मौजूद है। महंत जी, आपसे हम जानेंगे कि छठे स्वरूप के बारे में बताइए कि माँ के छठे स्वरूप की उपासना किस तरीके से किया जाए, क्या विधि है, किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। छठे नवरात्र के दिन भगवती कात्यायनी का पूजन अर्चन किया जाता है। भगवती कात्यायनी का ध्यान करते हुए चंद्रहासोज्वल कर शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम नद्यात देवी दानव घातनी अर्थात असुरों का संहार करने वाली भगवती कात्यायनी का पूजन जो है छठे नवरात्र को किया जाता है। कत ऋषि के पौत्र कात्यायन ऋषि द्वारा भगवती की कठिन तपस्या करने के बाद माँ भगवती उनके यहाँ पुत्री के रूप में जो है उन्होंने जन्म लिया था, तभी से भगवती जो है कात्यायनी के स्वरूप में जो सुविख्यात हुई। भगवती कात्यायनी का पूजन अर्चन करने से कुमारिकाओं को जो सुयोग वर की प्राप्ति होती है, देवी भागवत में भी उसका प्रावधान है और महाभारत काल में देवी भगवती ने रुक्मिणी ने जो है भगवान शिव को भगवान कृष्ण को वर रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती कात्यायनी के मंत्र का प्रयोग किया था। बड़ा प्रसिद्धि मंत्र है कात्यायनी महामाय महायोगिनी अधीश्वरी वरम में अभिलषितम देही देवी नमोस्तुते क्लीम कात्यायनी नमः ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कात्यायनी नमः। इनसे जो है भगवती का पूजन करने से भगवती प्रसन्न होकर कुमारिकाओं को जो है सुयोग्य वर प्रदान करती हैं। जैसे कि आपने बताया कि अविवाहित महिलाओं के लिए ये खास दिन है, उनको अच्छे वर की जो है वो प्राप्ति होती है, तो उनके व्रत में क्या कुछ सावधानी को ध्यान रखें, किस तरीके से व्रत रखा जाए? सर्वप्रथम शनिवार के दिन या छठे नवरात्र के दिन भगवती कात्यायनी के लिए जो है श्रृंगार की सामग्री जो है भगवती को अर्पित किया जाए, जिसके अंदर विशेष रूप से मेहंदी और हरी चूड़ियाँ माँ को अर्पित किया जाए और श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित किया जाए। उसके बाद भगवती का जो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है कात्यायनी महामाय महायोगिनी अधीश्वरी नंदगोप सुतम पति में कुरुते नमः, इसका जप करने से कुमारिकाओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती है। इसके लिए जो विषम संख्या में माला का प्रयोग करना चाहिए, 1 माला 3 माला 5 माला 7 माला, इस प्रकार भगवती के मंत्र का अनुष्ठान करने से भगवती प्रसन्न होकर कुमारिकाओं को सुयोग वर प्रदान करती हैं। और शक्ति की आराधना के बीच शक्ति को सम्मानित करने की भी पहल हुई है। दरअसल मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ने खास योजना तैयार की है, जिसके तहत उन बच्चियों को एक खास तोहफा दिया जाएगा जिन्होंने 8 मार्च यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे
पर सरकारी अस्पताल में जन्म लिया। ऐसी बच्चियों के नाम 10,000 रुपए के फिक्स डिपॉजिट के गिफ्ट की तैयारी है और इस नेक पहल को अंजाम देने के लिए मंदिर ट्रस्ट को अब सरकार की मंजूरी का इंतजार है। महाराष्ट्र में जितने गवर्नमेंट के अस्पताल है वो अस्पताल में 8 मार्च जो जागतिक महिला दिन हम मनाते हैं, तो 8 मार्च को महाराष्ट्र में जितने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, सरकारी अस्पताल है, उस अस्पताल में 8 मार्च को जिस बच्ची का, जिस बालिका का जन्म हुआ है, तो उसके खाते पे उसका अकाउंट बैंक में खोल के उसके खाते में श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास के माध्यम से तरफ से 10,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट करने का एक ठराव हमने कल पारित किया है, मंजूर किया है। और महाराष्ट्र शासन का जो विधि विभाग है, लीगल विभाग है, उनके पास हमने वो मंजूरी के लिए वहाँ हमने भेजा है। 10,000 इस बड़े रकम नहीं, लेकिन जो केंद्र शासन का जो योजना है, जो उनका जो काम करना चाहते हैं बालिका के लिए, बच्ची के लिए, तो उस काम के लिए, योजना के लिए मंदिर ने भी एक छोटा सा एक यहाँ पे काम करने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि ऐसा सोशल मैसेज देने वाला महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत में मुंबई का श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास, मुझे लगता है ये पहला रहेगा कि जिसने, इस मंदिर ने कि ऐसा एक योजना सामने लाई है, जिस योजना के माध्यम से लड़की को भी हम उसका दर्जा देंगे, उसको आगे लाएंगे, उसके बैंक में अकाउंट में 10,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट करेंगे। ये रकम छोटी रहेगी, लेकिन मैसेज देने का काम, मैसेज बढ़ाने का काम इस मंदिर सिद्धिविनायक मंदिर गणपति न्यास मंदिर ने किया है। और श्री सिद्धिविनायक भाग्य लक्ष्मी योजना, इस योजना के तहत हम ये काम करने वाले हैं। और अब एक ऐसी महिला आईपीएस की बात करते हैं जिन्हें बिहार की लेडी सिंघम पुकारा जाता है, लेकिन अचानक नौकरी छोड़ने और राष्ट्रपति के इस्तीफा मंजूर करने के बाद से ये तेज तर्रार ऑफिसर काफी ज्यादा सुर्खियों में है। चलिए जानते हैं बिहार की इस यंग लेडी कॉप को आखिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा। 22 साल की उम्र में खाकी वर्दी पहनना, 28 साल में उसी खाकी वर्दी को अलविदा भी कह देना। ये कहानी प्रेरणा, मिसाल, समाज को पढ़ने लिखने और मेहनत करने का संदेश देने के साथ शुरू हुई थी, लेकिन फिर अचानक इस्तीफे के मोड़ पर आकर कहानी का सफर मानो ठहर गया। सोचिए, जिस आईपीएस के पद और प्रतिष्ठा को पाने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं, उस आईपीएस की धमक, उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए तेज तर्रार पुलिस अफसर काम्या मिश्रा का अचानक दिया इस्तीफा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि वो अभी सिर्फ 28 साल की हैं। दरअसल बिहार कैडर की यंग पुलिस कॉप काम्या मिश्रा ने पिछले साल अगस्त में इस्तीफा दिया। लंबी छुट्टियों पर चली गई इस यंग लेडी ऑफिसर का इस्तीफा हाल ही में राष्ट्रपति ने मंजूर किया, जिसके बाद से उनके इस्तीफे पर काफी चर्चा हो रही है। काम्या मिश्रा मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ाई की है। 2019 में काम्या ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक किया। उन्हें देश में 172वीं रैंक मिली थी। शुरू में काम्या को हिमाचल कैडर मिला था, हालांकि बाद में उनका ट्रांसफर बिहार कैडर में कर दिया गया। काम्या के पति अवधेश सरोज भी आईपीएस अधिकारी हैं। सरोज 2022 बैच के बिहार कैडर के पुलिस ऑफिसर हैं। दोनों ने ही राजस्थान के उदयपुर में शादी की थी और दोनों की शादी भी काफी सुर्खियों में आई थी। काम्या सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और समय समय पर फोटो वीडियोस भी शेयर करती रहती हैं। अपने 6 साल के छोटे से कार्यकाल में आईपीएस रही 28 साल की काम्या मिश्रा समाज में एक खास मुकाम और पहचान बना चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर 6 साल की पुलिस सर्विस सर्व करने के बाद इस लेडी कॉप को इस्तीफा क्यों देना पड़ा होगा। हालांकि इस पर अभी कुछ साफ जानकारी नहीं है, लेकिन पारिवारिक कारणों से उनको पुलिस सर्विस छोड़ने की बात कही गई है। हालांकि इस दबंग लेडी आईपीएस का इस्तीफा इसलिए भी सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि पिछले ही साल सितंबर में बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने भी इस्तीफा दिया था। उन्होंने पूर्णिया आईजी रहते हुए अपनी सेवा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, देश को तरक्की के नए रास्ते पर ले जाने के लिए आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरी रफ्तार से चल रहा है। बुलेट ट्रेन के आने से तो विकास के पंख लगेंगे ही, लेकिन फिलहाल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने गुजरात के खेड़ा जिले की तकदीर बदल दी है।
दरअसल यहाँ के भूमेल गांव के किसानों को मुआवजे की मोटी रकम मिली है और जिससे उनकी जिंदगी ही बदल गई है। कोई लखपति बन गया है तो किसी को मुआवजे के तौर पर करोड़ों की रकम मिली है। जो पहले कच्चे मकान में रह रहे थे उन्होंने अब पक्का मकान बना लिया है और जो पहले से ही पक्के मकानों में रह रहे थे उन्होंने और बढ़िया पक्का मकान बना लिया है। ये हकीकत है गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की, जिनके लिए बुलेट ट्रेन परियोजना विकास और खुशहाली की सौगात लेकर आई है। इस परियोजना ने किसी को लखपति तो किसी को करोड़पति बना दिया है। भारत सरकार के राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहित की थी, जिसके बदले किसानों को अच्छा मुआवजा मिला। इससे खेड़ा जिले के भूमेल गांव के किसानों की तकदीर बदल गई है। जो पहले कच्चे मकानों में रहते थे वे अब पक्के मकान और लग्जरी कारों के साथ बेहतर जीवन जी रहे हैं। किसान 50 से 60 किसान है, उसका मिनिमम अमाउंट 60 से 70 करोड़ जैसा अमाउंट मिला है। और फ़ायदा तो जो क्या बोले, अभी तो प्रोग्रेस चालू ही है, उसका कामकाज चल रहा है। जिसको जैसे मिल रहा है ऐसे ऐसे पैसा सबको मिल रहा है। खेड़ा जिले में अहमदाबाद से नाडियाड तक बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए कितनी जमीन अधिग्रहित की गई, इसका सटीक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन पूरे गुजरात में इस परियोजना के लिए 951.14 हेक्टेयर जमीन ली गई है। इसमें भूमेल गांव भी शामिल है, जहां 50 से 60 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई और मुआवजे के तौर पर लाखों से लेकर करोड़ों तक की रकम किसानों को दिए गए। पीनल पटेल की तरह ही किसान कनुभाई परमार से सरकार ने जमीन अधिग्रहित की, जिसका उन्हें भी बेहद अच्छा मुआवजा मिला है। लगभग 25 गुंठा जेवी जमीन टोटल गई है। एम चकलासी ने भूमेल 2 विस्तार आवे छे અને એમાં અમને વળતર જે જંત્રી પ્રમાણે હતું તે મળી ગયું છે અને મકાન અમારા 3 મકાન હતા, 2 ભત્રીજાના હતા, એક મારું પોતાનું મકાન હતું, એના બી અમને પૈસા વળતર આપી દીધું છે। જમીનના કેટલા રૂપિયા મળ્યા અને મકાનના કેટલા રૂપિયા મળ્યા? જમીનના ચકલાસી વિસ્તારમાં 6.5 લાખ રૂપિયા મળ્યા અને ભૂમેલમાં 24 લાખ રૂપિયા જેવું મળ્યું અને મકાનના એક મકાનના 15 લાખ રૂપિયા લેખે અમને વળતર ચૂકવ્યું છે। विकास की बड़ी परियोजनाएं ठीक तरीके से धरातल पर उतारी जाएं तो इलाके की तकदीर किस कदर बदल जाती है। भूमेल गांव और इस गांव में रहने वाले लोगों की आर्थिक तरक्की और जिंदगी में आए बदलाव को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। खेड़ा से हिताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जन्नत में, लेकिन ये जन्नत धरती वाली है जिसका जंगलों के बीच मानो बसेरा हो। और सबसे खास बात यह है कि जन्नत का दीदार आपको देश के अंदर ही हो रहा है। देखिए, दरअसल मुंबई में एक ऐसा नेचर प्रोजेक्ट लोगों के लिए खोला गया है जहां वो आते हैं, घूमते हैं, सुकून के कुछ पल बिताते हैं। बेहद सुंदर तस्वीरें आई हैं सामने, वो देखिए जरा। यकीनन ये जगह नेचर लवर्स के लिए बेहद खास है। मुंबई में ये एक ऐसा वॉकवे खोला गया है जो जंगल में प्रकृति के खूबसूरत नजारों के बीच से गुजरते हुए चौपाटी तक जाता है और यहाँ से आप अरब सागर के अथाह विस्तार को बेहद करीब से देख पाएंगे। ये देश का पहला एलिवेटेड नेचर ट्रेल वॉकवे है, जिसकी शुरुआत दक्षिण मुंबई के कमला नेहरू पार्क से होकर मालाबार हिल के जंगलों से होते हुए गिरगांव चौपाटी पर जाकर खत्म होती है। जब से ये वॉकवे खुला है तभी से बिजी शेड्यूल में से खुद के लिए सुकून के पल निकालकर यहाँ अच्छी खासी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और जन्नत जैसा एहसास पा रहे हैं। इस एलिवेटेड नेचर वॉकवे को बीएमसी ने बनाया है और ये सिंगापुर में विकसित ट्री टॉप वॉक के समान ही मुंबई में पहली बार विकसित किया गया है। ये एलिवेटेड ट्रेल 485 मीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस वॉकवे पर चलने के लिए आम लोगों को टिकट की कीमत 25 रुपए चुकानी होगी, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए ये कीमत 100 रुपए है। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ खास फोकस किया गया है और वॉकवे की निगरानी के लिए एक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम तैयार किया गया है। इससे पर्यटकों की संख्या कंट्रोल की जा सकेगी। इसके अलावा इमरजेंसी रास्तों की भी यहाँ व्यवस्था है ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति में
फौरन मदद पहुंचाई जा सके। बेशक इस वॉकवे के बन जाने से मुंबईकरों और पर्यटकों को एक नया और शानदार अनुभव मिलेगा। प्रदूषण, आए दिन की दौड़ भाग जैसी परेशानियों से मायानगरी जूझती आ रही है। ऐसे में खूबसूरत और प्राकृतिक नजारों और जन्नत की सी फील कराने वाला ये वॉकवे यहाँ पहुँच रहे हर सैलानी के लिए किसी हरी भरी सौगात से कम नहीं, जिसे साफ और सुंदर बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं युवा भारतीय गोल्फर अर्जुन भाटी से, जिन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। कल यानी 3 अप्रैल को अर्जुन अवार्ड से इनको नवाजा जाएगा। खास बात यह है कि अर्जुन भाटी महज अपने खेल से ही नहीं, लोगों की मदद के लिए भी खास पहचान रखते हैं। जी हां, 20 साल का ये गोल्फर अब तक करीब 150 ट्रॉफी जीत चुका है। कोरोना काल में अर्जुन ने लोगों की मदद के लिए अपनी ट्रॉफी बेच दी थी और प्रधानमंत्री राहत कोष में 4,30,000 रुपए जमा किए थे। हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने अर्जुन से खास बातचीत की है, अब भी देखिए। अर्जुन भाटी इस वक्त मेरे साथ है। अर्जुन भाटी गोल्फर है और आज मेरे साथ ये इसलिए है क्योंकि इनको नेशनल यूथ अवार्ड्स मिल रहे हैं। अर्जुन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्यों मैं आपको 8 साल की उम्र से देख रहा हूँ। जब आपने पहला आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीता था, वहां से यहाँ तक का जो आपका सफर है वो कैसा है? वो सफर बहुत ही अच्छा रहा है। काफी लोग जैसे कि आप लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, मेरे कोचेस ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही सपोर्ट किया है और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं ऐसी मेहनत करता रहूँगा और मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करना है हर जगह और अपने देश को प्राउड महसूस करना है। नेशनल यूथ अवार्ड्स जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ है, सो आपकी फीलिंग क्या थी, परिवार की फीलिंग क्या थी? क्योंकि मुझे पता है आपकी मम्मी, आपके पापा आपको बहुत सपोर्ट करते आए हैं हर तरीके से। सो उनका सबका क्या रिएक्शन था? फर्स्ट रिएक्शन क्या था सबका? मतलब सभी बहुत खुश हैं और एक्साइटेड हैं कि 3 अप्रैल को नेशनल यूथ अवार्ड जब आप मेरे को अवार्ड मिलेगा। और किसी भी पेरेंट के लिए अपने बच्चे को ऐसे किसी बड़े स्टेज पे अवार्ड मिलते हुए देखना बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है और मैं सिर्फ ये खुश हूँ कि वो खुश है। वेरी ग्रेटफुल। अब काफी अरसा हो गया, अब आप जूनियर से प्रो गोल्फर बन चुके हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़े नाम का भी आई थिंक कंट्रीब्यूशन है, वो है विराट कोहली, क्योंकि उनकी फाउंडेशन आपको सपोर्ट करती है, आपको बैक करती है। ये आपके लिए कितनी बड़ी चीज है? ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वो शुरुआत से मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। उनकी फिटनेस और फिजिक को हमेशा देख के मैं इंस्पायर होता हूँ कि मेरे को भी ऐसा बनना है। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी ऑफ द फील्ड, वो बहुत ही स्वीट है। उन्होंने मेरे को काफ़ी इंस्पायर किया, बहुत अच्छे बोल बोले और मेरे को और अच्छे करने के लिए इनकरेज किया। तो ऐसी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है और मेरे को अच्छा करने के लिए हर रोज़ इंस्पायर करती है। अर्जुन के फ्यूचर में क्या है, आप कैसे देख रहे हो? क्योंकि हर एक खिलाड़ी का सपना होता है देश को ओलंपिक का मेडल दिलाना। आपकी तैयारी, आपका फोकस, किस तरीके से अपने उस सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? तो अभी मैं अगले 2 महीने के लिए ब्रेक पे हूँ क्योंकि मैं अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहा हूँ और मेरा एक मैच है इंग्लैंड में जो कि द ओपन चैंपियनशिप का क्वालिफायर है, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ अपने कोचेस के साथ और वहाँ पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा। और इन द लॉन्ग टर्म मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि ओलंपिक्स में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है और उसके लिए हर रोज़ मैं मेहनत कर रहा हूँ और उस पर वर्क कर रहा हूँ। और चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन आईपीएल सीजन 18 से जुड़ी रोचक झलकियां अभी बाकी है। जी हाँ, एक्शन, रोमांच, स्टाइल और भी बहुत कुछ होगा आईपीएल की फन गली में। आईपीएल के मौसम में सोशल मीडिया पर कैसा मौसम बना हुआ है, क्या इन दिनों ट्रेंड हो रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। मैं सोच रही हूँ मैं दिखाई देती हूँ क्योंकि मैं अब दिखाने वाली हूँ। क्यों नवजोत? ये दिखाएंगी आईपीएल गली। चले चाय का कप ले लीजिए हाथ में, आईपीएल गली के मजे लेते हैं और कल फिर से आएंगे चाय पे के साथ।